किसी भी सभ्य समाज को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। और संपूर्ण जीव सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो यह स्वतः प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव और संस्कार मां के प्रति देखने को मिलता है। और यहीं से प्रारंभ होता है कि इस धरती माता के प्रति हमारे दायित्व किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आज की एक चुनौती है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि होना। इस बार हम देख रहे थे, विगत वर्ष ही देख रहे थे, अक्सर 15 जून के आसपास मानसून आता था। जून में बरसात नहीं हुई, जुलाई में एक दो बार बारिश हुई, पूरा जुलाई सूखा बीत गया, अगस्त सूखा बीत गया, और यहां पर मानसून कब आया? अक्टूबर में। लोग ये मान के चलते हैं कि उस समय तो बरसात होगी ही नहीं, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी हम लोगों को अक्टूबर के महीने में बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 25 वर्षों से हूं। मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो। लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित थे। आपने इस सीजन में भी देखा होगा, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में वर्तमान की जो बारिश हो रही है, नवंबर में बारिश नहीं, दिसंबर में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में भी नहीं, मार्च के अंत से शुरू हुआ है ये साइकिल, और अभी भी तमाम राज्यों से प्रभावित है। यानी जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं है, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके उसे काटने के लिए जाता है, तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने अतिदोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन रहे हैं। लेकिन इसी चुनौती के बीच में रास्ता भी निकालना होगा, और हम सबके लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया को इस दिशा में भारत आज लीड कर रहा है। भारत उसे एक नेतृत्व दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, अभी लाइव की बात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने आपके सामने रखी कि हमारी लाइफस्टाइल पर्यावरण के प्रति किस रूप में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के स्लोगन को आज दुनिया अंगीकार कर रही है, और उसमें हम इस नेशनल कॉन्क्लेव के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। देश के अंदर कुल क्षेत्रफल का जितना भूभाग उत्तर प्रदेश के पास है, उससे कई ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। उस सब के बीच इतनी बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति यहां पर है। उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है,
एक समय पर्याप्त मात्रा में वनाच्छादन भी था, लेकिन समय के अनुरूप जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वन कटते गए। लेकिन 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय वन महोत्सव के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, तो उस कार्यक्रम में मैंने वन विभाग से कहा था, मैंने कहा एक लक्ष्य लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाइए। व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम होने चाहिए। पहले वर्ष 5 करोड़ वृक्षारोपण को लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अगले वर्ष इसे बढ़ाकर के 10 करोड़ किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 135 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक किया। हम लोगों ने देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को थर्ड पार्टी के रूप में इन सब को जांचने की वास्तव में जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, इन सभी वृक्षारोपण को करने के फलस्वरूप उनके बचने की संभावना किस रूप में आगे बढ़ रही है और अच्छे परिणाम आए हैं। इसलिए 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा कि एक आम नागरिक के मन में भी आज ये भाव पैदा हुआ है कि हमें वृक्ष काटने नहीं है, बल्कि हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसके संरक्षण के लिए इस अभियान का हिस्सा बनना है। आज वह हम लोग प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं तो लोगों के मन में इस भाव को देख करके खुशी होती है कि कम से कम लोगों ने आज इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण के लिए जो अनेक अभियान देश के अंदर प्रारंभ किए, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हर ग्राम पंचायत को और हर जनपद को प्रदेश के अंदर 75 तालाब बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, 8000 से अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर उपलब्ध बनाने के कार्य संपन्न हुए हैं और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भागीदारी की। वन विभाग ने भी जल संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ साथ सरोवर के तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। प्रदेश ने एक अभिनव कार्यक्रम और चलाया था। अक्सर होता था और मैं अक्सर इस बात को बोलता भी हूं कि पूर्वज हमारे कितने दूरदृष्टा थे। कहीं भी कोई अच्छी फलदार वृक्ष लगाते थे, सच था कि उस वृक्ष को बड़ा होने में और फलने फूलने में उसको समय लगता था, लेकिन सैकड़ों वर्षों के बाद भी वह वृक्ष आज भी फल देते हैं। मैं इस बात को देखता हूं। हमारे यहां गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में एक आम का वृक्ष है, आज भी फल देता है। आप जब कभी बद्रीनाथ धाम गए होंगे, बद्रीनाथ धाम के जो सिद्ध योगी हैं वह योगी सुंदरनाथ जी। 1907 में योगी सुंदरनाथ जी गोरखपुर में उस वृक्ष के नीचे, उस समय गोरखपीठ में सिद्ध योगी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में संवाद होता है। वह वृक्ष आज भी उसका गवाह है। भारत सेवाश्रम संघ भारत के अंदर अध्यात्म और क्रांति का एक ऐसा पवित्र संगठन, आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत एक ऐसी संस्था
जिसके संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी थे। 1912 में उसी आम के वृक्ष के नीचे योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी से स्वामी प्रणवानंद जी ने दीक्षा ली थी। ये वही वृक्ष आज भी उसी जीवंतता के साथ, अभी मैं परसों गोरखपुर में था, मुझे उस वृक्ष के नीचे फिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसकी दिव्यता और उसकी भव्यता आज भी देखते हुए बनती है। तो मैं जब भी उसको देखता था, एक आकर्षण वह वृक्ष के ऊपर और उसके आसपास के वातावरण में देखने को मिलता था। तो मैंने 2019 में वन विभाग से उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम लोगों को केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना है, बल्कि 100 वर्ष पुराने जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनको हेरिटेज वृक्ष के रूप में, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के उनके संरक्षण के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाना है, जिसमें विरासत वृक्ष की दूसरा जो संस्करण है उसका लोकार्पण अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से यहां पे संपन्न हुआ। हम सब भी अपने आसपास के वातावरण में उन कहानियों के साथ जुड़ करके, उसके साथ जुड़ी हुई उन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उसके साथ जोड़ करके उस विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। रहे होंगे बहुत सारे वृक्ष ऐसे रहे होंगे जिनके नीचे बैठ करके देश के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की रणनीति तय की होगी। स्वाभाविक रूप से क्रांति का आह्वान घर के अंदर नहीं, किसी वन के बीच में ही और किसी अन्य कार्यक्रमों में रहा होगा। हमारे यहां तो अरण्य पर्व ही एक माना जाता है। ये सभी कार्यक्रम आध्यात्मिक विरासत के कार्यक्रम हो या फिर क्रांति के कार्यक्रम, ये तो वनों के बीच में ही और वृक्षों के बीच में ही संयोजित किए जाते हैं। उनके संरक्षण के लिए हमारे स्तर पर भी कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सकते हैं। उसको हम एक नए सिरे से उसकी व्याख्या और उसमें लेखन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और जो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, यह अत्यंत आवश्यकता आज के दिन पर है। प्रदेश में विगत 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। एक और विकास आज की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर के जहां कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लेकिन साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति के प्रति भी अपने उत्तरदायित्वों से हम मुक्त नहीं हो सकते, उसको भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में मेट्रो को सर्वाधिक सिटी के अंदर संचालित करने वाला राज्य है। आज डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह एक भारत सरकार की तर्ज पर स्क्रैप पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित की है और बहुत शीघ्र 15 वर्ष पुराने कोई भी वाहन उत्तर प्रदेश की सड़कों पे नहीं चलेंगे। इस कार्यक्रम को जहां लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपनी पॉलिसी के साथ डीजल और पेट्रोल के वाहनों को धीरे धीरे करके सड़कों से बाहर करना, और हम लोग भी इस कार्यक्रम के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को या फिर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जो अभी बताया गया कि इथेनॉल उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 राज्य है जो सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है, यह भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो बहुत सारी संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, इस पर भी प्रदेश सरकार की अपनी पॉलिसी है, जिसमें प्रदेश ने नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के कार्यक्रम को भी अपने यहां मान्यता देकर के इस कार्यक्रम को प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जब समाज, सरकार और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ, ये सभी लोग मिलकर के एक साथ अभियान चलाएंगे। कल कितनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कल बेंगलुरु से जुड़े हुए, कर्नाटक से जुड़े हुए फोटोग्राफ कितने अच्छे और मोहक लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि वास्तव में जब कार्य हुआ है तो वह देश और दुनिया के सामने भी प्रस्तुतिकरण उसका उसी बेहतर तरीके से और उतना ही जोरदार, धमाकेदार तरीके से होता है, जो कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के उन चित्रों को, जो उन्होंने वहां पर पर्यावरण से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सेमिनार को उद्घाटन करते समय वहां पर
वन्य प्रेमियों और पर्यावरण प्रेमियों के सामने उसका उद्घाटन किया। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तो इस दिशा में और अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये आज की आवश्यकता है। हम क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से न केवल प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने की आज की महती आवश्यकता है, बल्कि जो हमारी ऋषि परंपरा ने हमें धरती माता के प्रति उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ने का मंत्र दिया है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में हम सबको अपने इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जीव सृष्टि की, मानव सृष्टि की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा मनुष्य अगर केवल अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए जीव सृष्टि को और इस जंतु सृष्टि को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके दुष्प्रभावों से कोई भी फिर वंचित नहीं रह पाएगा, उससे कोई बच नहीं पाएगा। आज तो इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हैं जिसमें खेती को भी विषमुक्त करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया कि प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा देंगे। इसमें नमामि गंगे परियोजना में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गंगा की पहचान थी कांगे डॉल्फिन से। 2017 के पहले गंगा नदी में डॉल्फिन लुप्त प्राय सा हो गया था। आज आप देख सकते हैं कि फिर से आपको प्रयागराज से लेकर के मिर्जापुर के बीच में, वाराणसी से लेकर के बक्सर के बीच में फिर से कांगे डॉल्फिन देखने को मिलेंगे। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा नदी में उड़ाया जाता था। आज एक भी बूंद सीवर गंगा नदी में कानपुर में नहीं गिरती। तेजी के साथ नदी को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करने के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू किए गए हैं। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज हम सबके सामने आने प्रारंभ हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी जब इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो उस परिणामों को किसी बड़े आयोजन के साथ जोड़ने में और भी आनंद की अनुभूति होती है। और 2019 का उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ सफलता की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया था उसके पीछे नमामि गंगे परियोजना की सफलता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना पे जो कार्य हुआ था, हम उसके परिणामों की सुखद अनुभूति कर सकते हैं। मुझे याद है 2013 में प्रयागराज में कुंभ था। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ के अवसर पर अपने देश के एक पूरे डेलीगेशन के साथ आए थे, लेकिन जब एक संगम तट पर गए और वहां पे गंदगी देखी, गंगा की जल को उन्होंने काला जल देखा तो दूर से ही परिणाम करके चले गए। उन्होंने कहा कि यही गंगा है। संजोग ऐसा था जब प्रयागराज कुंभ 2019 में आया, उसी समय उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन वाराणसी में था। और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मैंने स्वयं मॉरिशस के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। यदि मुझे संकोच भी हो रहा था क्योंकि 13 में उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। उस समय उनके पिताजी वहां के प्रधानमंत्री थे तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी साहस किया। मैंने कहा आप यहां वाराणसी में आए हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम के बाद आपको समय मिले तो आप प्रयागराज में कुंभ के आयोजन में आए और अच्छा होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं जरूर देखता हूं। और वह मेरे आग्रह पर प्रयागराज आए। 400 लोगों का डेलीगेशन था। हमने वहां स्नान करने के लिए आग्रह नहीं किया,
लेकिन जब इस संगम पर आए, उन्होंने वहां पे लाखों लोगों को स्नान करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा क्या मैं भी स्नान कर सकता हूं? मैंने कहा आप आए हैं, अगर आपको लगता है कि ये संगम स्नान करने लायक है तो अच्छा होगा। और उनके साथ 400 लोगों का डेलीगेशन था। उन्होंने अपने परिवार के साथ सभी जितने भी मॉरिशस से आए हुए लोग थे, सबने संगम में डुबकी लगाई और जल भर भर करके मॉरिशस लेकर के गए। ये दिखता है कि परिणाम आने में देर नहीं लगती, थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होती है और उस प्रयास में हम भी भागीदार बन सकते हैं। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके हम अथर्ववेद के उस सूक्त को, जो हमें इस धरती माता के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाती है, उस उत्तरदायित्वों में हम भी खरा उतर सकते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल फार्मिंग की जब बात की, तो गौ आधारित खेती के लिए गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ विष मुक्त खेती भी हम लोग देने में सफल होंगे। और विष मुक्त खेती के लिए ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गंगा के तटवर्ती सभी 27 जनपदों में और बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव देकर के उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन दोनों प्रकार की खेती को 1,30,000 हेक्टेयर भूमि में हम जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को लागू कर चुके हैं और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। अभी से हम लोगों ने तय किया है कि इस वर्ष फिर उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए, क्योंकि यहां पे केवल एक नोडल विभाग वन विभाग होता है, लेकिन सभी अन्य विभाग इसमें सहभागी बनते हैं। 35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेकर के फिर हम लोग जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 35 करोड़ वृक्षारोपण एक साथ एक दिन में जुलाई प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। उसकी तैयारियां अभी से होने लग गई हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक और कार्य किया कि जितने भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास देंगे किसी भी लाभार्थी को, उस लाभार्थी को एक साथ सहजन का पेड़ भी देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर होगा, और जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा वो पोषण भी वहीं होगा। तो हम लोगों ने सहजन का एक एक पेड़ प्रत्येक आवास के सामने उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और पेड़ लगाने के साथ जब अब पेड़ बड़ा होता है तो जो फली देती है, सहजन की जो फली होती है वह अपने आप में प्रोटीन से युक्त होती है। साल में 2 बार फली देगी, परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जी भी मिलती है और उसके सूप को पीने से भी उसके काफी उस परिवार को एक नई मजबूती भी प्राप्त होती है। साथ साथ हर कुपोषित परिवार को हम लोग निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक एक ब्याही हुई गाय भी उपलब्ध करवाते हैं। बहुत अच्छे परिणाम उसके आ रहे हैं। एक एक गाय भी उपलब्ध कराते हैं, 900 रुपए हर महीने उस गाय के लालन पालन के लिए भी उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। तो गाय की भी रक्षा होती है, साथ साथ परिवार कुपोषण से मुक्त भी होता है। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस बार फिर से वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से 35 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अभी से नर्सरी तैयार हो रही हैं। उन्हें अलग अलग स्थानों पर जून के अंत तक पहुंचाने के साथ ही जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। 2 दिवसीय इस नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आप सभी विशेषज्ञ यहां पर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नेशनल कॉन्क्लेव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप एक निष्कर्ष पर पहुंच करके प्रत्येक देशवासी को
पर्यावरण के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सफल होगा। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी का और आप सभी प्रतिनिधियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।